हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चों, हम कर रहे थे आपका क्लास 6 का 2022-23 का एनुअल का पेपर, जो कि था इवनिंग शिफ्ट का बच्चों। अब इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि बूझों की हड्डियां कमजोर हो रही हैं। आपके अनुसार बूझों की यह स्थिति किस खनिज लवण की कमी से हुई है? उसे इस कमी को दूर करने के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए? आफ्टर चेकअप, डॉक्टर टोल्ड बूझो दैट हिज बोन्स आर गेटिंग वीक। अकॉर्डिंग टू यू, डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल कॉज्ड दिस कंडीशन? व्हाट टाइप ऑफ फूड आइटम ही शुड ईट इन दिस सिचुएशन? तो बेसिकली बच्चों, होता क्या है, जब आप में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपकी हड्डियां हो जाती है कमजोर। अब जिस चीज़ की कमी होती है उस चीज़ के रिसोर्स को खाने से, यानी जिससे आपका वो रिसोर्स पूरा हो जाए, न्यूट्रिएंट पूरा हो जाए, उस फूड आइटम को आपको खाना है। तो यहाँ पे कैल्शियम की कमी हुई है तो कैल्शियम रिच फूड को आपको खाना है। अब कैल्शियम रिच फूड कौन सा है बच्चों? आपका मिल्क हो गया, एग हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया। बेसिकली फूड आइटम्स जो हैं, जो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट के हैं, उनको खाने से आपको अच्छी अमाउंट में कैल्शियम मिलता है बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कैल्शियम की कमी हुई है तो इसी तरह के आइटम खाने हैं जो आपकी कैल्शियम की कमी को पूरा कर दे बच्चों। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर, आपका इसका अथवा वाला भाग, और वाला। हमें विटामिन ए की आवश्यकता क्यों होती है? विटामिन ए से युक्त किन्हीं दो खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। तो बच्चों, ये क्या कहता है? हमें विटामिन ए की आवश्यकता क्यों होती है और विटामिन ए से युक्त किन्हीं दो खाद्य पदार्थों के नाम बताने हैं। वाई डू वी नीड विटामिन ए? गिव नेम ऑफ 2 फूड मटेरियल्स दैट आर रिच इन विटामिन ए। तो विटामिन ए बेसिकली क्या होता है बच्चों? आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है बच्चों, यानी बीमारी से लड़ने का मैकेनिज्म। फिर उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, नॉर्मल विजन यानी आंखों का थोड़ा सा। तो इन सब चीज़ों के लिए विटामिन ए हेल्प करता है बच्चों। ठीक है, अब विटामिन ए हमें मिलता कौन से फूड रिसोर्सेज से है? तो जो आपके ऑरेंज, येलो और रेड फ्रूट्स होते हैं और ग्रीन वेजिटेबल वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है बच्चों, या फिर इन 3 कलर के ही आपके वेजिटेबल्स होते हैं, उनसे आपको ये सारे सोर्स मिलता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 कहता है साग और झाड़ी में अंतर बताइए। साग और झाड़ी का एक एक उदाहरण दीजिए, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन हर्ब्स एंड शब्स। राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ हर्ब्स एंड शब्स। तो बच्चों, जब हम हर्ब्स और शब्स के बीच में डिफरेंस बताते हैं तो सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए, यहाँ मान लीजिए लिख दिया मैंने हर्ब्स और यहाँ पे लिख दिया हमने शर्ब। ठीक है, शाक और झाड़ी। अब ये क्या होता है? ये जनरली स्मॉल होता है, छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू शर्ब से। ये थोड़े से बड़े होते हैं, बिग होते हैं, बड़े होते हैं बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद इनमें ब्रांचेस यानी शाखाएं कम होती हैं। ठीक है, इनमें ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब इसमें जो स्टेम होगी या तना जिसे बोल देते हैं हम जनरली, वो कैसा होगा? सॉफ्ट होगा बच्चों, पतला और सॉफ्ट होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे, शब्द की बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा? थोड़ा सा वुडी, वुड के जैसा और हार्ड होगा बच्चों। ठीक है, सख्त होगा। ठीक है, अब बात आती है एग्जाम्पल की। तो आपका कोरिएंडर हो गया, जिसे हम धनिया बोल देते हैं, बेसल हो गया, जिसे हम तुलसी वगैरह बोल देते हैं। तो ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं किसके बच्चों? हर्ब्स के आपके। ठीक है, जिसे हम क्या कह देते हैं? शाक कह देते हैं। अब झाड़ी की अगर बात करें तो उसके ऑरेंज हो गया, रोज हो गया, पीच हो गया, लेवेंडर हो गया, ये सारे के सारे आपके शर्ब्स के एग्जाम्पल हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, इसका एक अथवा वाला भाग भी है, जरा इसे भी देख लेते हैं। अथवा वाला भाग में क्या कहता है? निम्नलिखित में से किन पत्तियों में जालिका रूपी श्रिया विन्यास है और किन पत्तियों में समांतर श्रिया विन्यास है?
ये आपको बताना है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनिनेशन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पैरेलल वेनिनेशन। ठीक है, तो जरा इनको निशान लगा लेते हैं। अच्छा, एक को निशान लगा लेता, बचे हुए को आप समझ लेना कि दूसरे वाला भाग कौन सा है। ठीक है, तो मैं लगा रहा हूँ आपका रेटिकुलेट या जालिका रूपी श्रियाविन्यास के निशान। तो आपका तुलसी हो गया, फिर उसके बाद चाइना रोज हो गया, मैंगो हो गया और कोरिएंडर हो गया। ये आपके हैं रेटिकुलेट वेनिनेशन, जिसे हम जालिका रूपी श्रियाविन्यास कहते हैं। और जो निशान नहीं लगे हुए हैं बच्चों, वो है आपके कौन से, समांतर श्रियाविन्यास यानी पैरेलल वेनिनेशन। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अपारदर्शी एवं पराभासी वस्तुएं किन्हें कहते हैं, उन दो वस्तुओं का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी व्हाट डू यू मीन बाय ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों सबसे पहली बात आती है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की, जिसे हम पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे ही दो कैटेगरी जुड़ी हुई हैं। पारदर्शी कौन सी होती है, जिसमें से आरम पार हम लाइट को जाते हुए देखते हैं और वो एक उसमें से लाइट पास हो जाती है, पार हो जाती है। अब अगर लाइट कम पार हो, क्योंकि हमने जो देखा था अभी इसी उसमें ये क्वेश्चन आया था कि आपके पास ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी एक कांच का शीशा है और आपको तोड़ना नहीं है, और उसे आपको क्या बनाना है, आपको ट्रांसलूसेंट बनाना है, पराभासी बनाना है बच्चों। तो हमने क्या देखा था कि पराभासी कौन सा होता है, जिसमें से लाइट पास तो हो लेकिन थोड़ी थोड़ी पास हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पराभासी या ट्रांसलूसेंट कहते हैं बच्चों। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका बटर पेपर बच्चों, आपका हिंदी में भी बटर पेपर ही कहते हैं। इसका जो काम है वो आप जो बड़े बड़े डिज़ाइंस जो बनते हैं बच्चों, या फिर जो आप पिक्चर्स बनाते हैं, कई बार जो ट्रेस पेपर जिसे बोल देते हैं, ट्रेस पेपर भी बोलते हैं आप इसे, तो वो इसका एक उदाहरण है। अच्छा, अब बात आती है अपारदर्शी या ओपेक ऑब्जेक्ट की। तो वह ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से बिल्कुल भी लाइट पास ना हो, वो ओपेक या अपारदर्शी ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुडन कार्डबोर्ड बोल लीजिए सीधी भाषा में, वुडन कार्डबोर्ड हो गया। फिर उसके बाद प्लास्टिक की शीट हो गया, जो ऐसी शीट आती है बहुत सी जिसमें लाइट पास नहीं होती, वो हो गई आपकी। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के दो पार्ट है बच्चों। ए वाला देख लेते हैं। ए क्या कहता है, किसी वस्तु के साथ चालक परिशिक्त का उपयोग करके देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है, क्या यह वस्तु विद्युत चालक है या विद्युत रोधक है, व्याख्या कीजिए। यानी यूजिंग द कंडक्शन टेस्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वॉज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो, इट इज द ऑब्जेक्ट ए कंडक्टर और एन इंसुलेटर एक्सपेरिमेंट। तो कंडक्शन टेस्ट किया तो बल्ब जल रहा है, मतलब वो क्या है, कंडक्टर है बच्चों आपकी। ठीक है, वो है आपकी क्या, कंडक्टर, चालक है बच्चों। ठीक है, कुछ चालक नहीं है। फिर है आपका इसका बी वाला भाग बच्चों। बी वाला भाग क्या कहता है, विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक के दो दो उदाहरण दीजिए। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो चालक के कौन से उदाहरण हो गए बच्चों, आपके तार जो होते हैं, लोहे का तार हो गया आपका, फिर लोहे की वस्तु होगी बच्चों, तार नहीं होता, क्योंकि लोहे का तार नहीं बनाते हम, जंग लगने का डर रहता है। तांबे का तार हो गया आपका, एल्यूमिनियम का तार हो गया आपका। ठीक है, तार लिख दीजिए। इंसुलेटर में आपका रबर हो गया, फिर उसके बाद वुड हो गया। ठीक है, प्लास्टिक हो गया। तो जो आपको लगे जिसमें से विद्युत धारा पास ना होती हो, वो आपके उदाहरण है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यहीं कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स को। थैंक यू।